हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक सप्ताह भाग 3 के तहत आगे अध्ययन करेंगे और इसमें सामाजिक व्यवस्था पहले होगा। तो वैदिक सप्ताह की यानी कि ऋग वैदिक सप्ताह की सामाजिक व्यवस्था कैसे थी? अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो हमारा समाज है और शाही समाज उस समय भी था, जो हम लोग पढ़ते समय देखेंगे, नोट करेंगे। ठीक है। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्ममूलक संबंध था। ठीक है, गोत्र के आधार पर उस समय का सामाजिक संगठन था। ठीक है। परिवार समाज की आधारभूत इकाई होती थी। परिवार जो होती थी समाज की आधारभूत इकाई होती थी। वर्तमान में भी यही है। परिवार के प्रधान को कुलप कहते हैं या गृहपति। ठीक है। आर्य समाज क्या था? पितृ सत्तात्मक था, यानी कि ऐसा समाज जिसमें पिताओं की प्रधानता हो और उसके संपत्ति का वारिस उसका पुत्र बने, न कि पुत्रिया। ठीक है। यहां देखेंगे हम लोग आर्य समाज क्या था? पितृ सत्तात्मक था, परंतु नारी को भी पर्याप्त सम्मान था। ठीक है। पुत्र ही पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। इसमें पुत्री का कोई अधिकार नहीं था। यहां नोट करते रहेंगे, पुत्री का कोई अधिकार नहीं था। वर्तमान समाज में भी यही आधार है। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख रूप से भाग लेती थी। वर्तमान समाज में भी यही है। पत्नियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती है, और लेकिन अभी भी उसका संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है। पिता अपने परिवार का मुखिया होता था और जो उसे अपने पुत्र को मारने का, बेचने का अधिकार होता था, लेकिन पुत्र उसका विरोध नहीं करता था। यह समाज ऐसा था जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते थे और उसके जन्म पर खुशी मनाई जाती थी। वर्तमान में भी यही है। पुत्र प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ लोग जाते हैं और पुत्र जन्म लेने के बाद बहुत सारे पूजा पाठ भी किए जाते हैं, मन्नत पूरे किए जाते हैं। ठीक। अब लेकिन ये भी नहीं था कि पुत्रिया जन्म हो तो दुख मनाया जाए, ऐसा बात नहीं था। वर्तमान में भी यही है। ऐसा नहीं है कि पुत्रिया जन्म लेती है तो हम लोग दुख मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुत्र के जन्म पर हम लोग को ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है। यह उस समय का समाज है। वर्तमान में भी समाज का वही आधार है। ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। वर्तमान में भी कुछ समय तक यही थी। समझ सकते हैं 90 से पहले हमारे समाज में भी जो पारिवारिक प्रथा थी वो क्या थी? संयुक्त ही थी। लेकिन अब क्या हो गया है? छोटा छोटा फैमिली में अपार्टमेंट परिवार में बट गया है। ठीक है, जिससे खुशियां लगभग छीन सी गई है। अब परिवार संपन्नता का आधार क्या माना जाता है? अब माना जाता है पैसा। किसके पास कितना पैसा है, न कि किसके पास कितना अच्छा परिवार है। देखिए उस समय क्या था? परिवार की संपन्नता का मापदंड क्या था? परिवार की विविधता, माने उसकी संख्या कितनी, उसका विस्तार कितना है, उसमें दादा दादी, चाचा चाची है कि नहीं है। वर्तमान तो यह समाज टूट ही रहा है। संयुक्त परिवार की प्रथा लगभग समाप्त ही होने के कगार पे है और हम लोग अपार्टमेंट फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन संयुक्त परिवार का भी फायदा है, नुकसान है। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि संयुक्त परिवार में जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका भी जीवन यापन हो जाता है। लोग बीमार पड़ते हैं, उनका सेवा अच्छे तरह हो जाता है और एक मजबूत स्तंभ की तरह होता है जिसे कोई तोड़ नहीं पाता है और उसमें खुशियाँ बरकरार रहती है। लेकिन वर्तमान में क्या है? हम लोग पैसे के आधार पर संयुक्त परिवार की प्रथा को तोड़ चुके हैं और अपार्टमेंट फैमिली की ओर बढ़कर अपनी खुशियाँ का खुद गला घोट चुके हैं और हम लोग अपने परिवार से अलग रहना पसंद करते हैं। अब परिवार में भी कैसा परिवार? सिर्फ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, यानी कि दादा दादी के तो बात ही छोड़िए, माता पिता को भी यहाँ पर नहीं रखा जाता है अपनी फैमिली में। इसीलिए तो वर्तमान में जो अपार्टमेंट बनते हैं वो 2 रूम का, और अब तो 1 ही रूम का अपार्टमेंट बनते हैं। समझ जाइए कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। इससे अच्छा तो वही समाज था। ऋग वैदिक काल में आगे बढ़ते हम लोग।
ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, यानी कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुके थे। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है, जो जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसमें वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति परम ब्रह्मा के मुख से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मुख से हुआ है। क्षत्रिय की उत्पत्ति परम पिता परमेश्वर की भुजाओं से हुआ है। वैश्य की उत्पत्ति परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा के जंघाओं से हुआ है, जंघाओं। शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुआ है। किसके पैरों से? परम पिता परमेश्वर के पैरों से हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जैसा जन्म का स्थान वैसा ही काम भी बांटा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो परम पिता परमेश्वर के मुख से हुआ है, इसलिए पढ़ना और पढ़ाना किसका काम हुआ? ब्राह्मण का काम हुआ। क्षत्रिय की उत्पत्ति किससे हुआ है? भुजाओं से हुआ है। तो क्षत्रिय का क्या काम होगा? क्षेत्र की लोगों की रक्षा करना, ठीक है। वैश्य, जंघा। समाज शरीर का जो आधार होता है वो जंघा होता है, जिस पर पूरा शरीर का भार टिका होता है। तो वैश्य भी उसी प्रकार है, जैसे कि उस समय के कृषि व्यापारी ये जो होते थे वो वैश्य होते थे, जो अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते हैं, जो टैक्स अदा करके राजा को टैक्स अदा करते थे, और टैक्स से ही देश चलता है, टैक्स से ही समाज और राज चलते थे, ठीक है। और शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है। शूद्र का मतलब यहाँ ऊपर के 3 वर्ग की क्या करना है? सेवा करना है। वर्तमान में भी समाज का भी यही आधार है, जो पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। क्रम से जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं लीजिएगा आप लोग अब अनपढ़ नहीं रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको सवाल पूछेगा कि आप किस जाति के हैं, तो आप किस सेवा में जा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जॉब करने जा रहे हैं। अगर टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहेंगे, अगर सेना के क्षेत्र में जाते हैं, आर्मी में, CRPF में, तो क्षत्रिय कहेंगे, ठीक है। अगर आप सिविल सेवा, SSC ऐसे जॉब में जाना चाहते हैं तो इसे आप शूद्र कहेंगे कि कर्म से हम लोग इस जाति के होने वाले हैं या होंगे, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऋग वेद में जो वर्ण शब्द था उसका प्रयोग आपको रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के रूप में भी किया गया है। होते क्या थे? ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक भाग में लिखा भी गया है कि एक ही परिवार में 3 सदस्य हैं, माता, पिता और पुत्र। तो पिता का काम था वैद्य का, यानी कि डॉक्टर थे, और माता अन्न पीसती थी, और उसका जो पुत्र था वह लेखक था, कवि था। तो लिखता भी है कि हम तीनों 3 काम करते हैं, लेकिन एक ही घर में आराम से रहते हैं। यानी कि व्यवसाय के चयन उस समय भी वर्ण शब्द का प्रयोग आया है, ठीक है। अब आते हैं समाज में बाल विवाह। अब देखिए, हम लोग के समाज में अभी भी बाल विवाह प्रचलित है। उस समय समाज में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे, तो हम लोग समझ सकते हैं कि उस समय का सामाजिक व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि जिस समाज में बाल व्यवस्था प्रचलित नहीं होते हैं वो समाज उन्नत होता है। वहाँ की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है, और उस अपने आप को क्या कहते हैं, उस योग्य बना लेती है कि जब शादी हो तो ससुराल में निर्वाह कर सके। अंतरजातीय विवाह भी होते, देख रहे हैं वर्तमान में, अगर अंतरजातीय विवाह हो जाए तो आपका समाज आपका बहिष्कार कर देगा। अगर आप संपन्न हैं तो ठीक है, अगर छोटे से लोअर फैमिली के हैं तो समाज आपको जीने नहीं देगा, समाज से बाहर भाग के आपको रहना पड़ेगा। देख रहे हैं ना। तो अगर वर्तमान के समाज से अगर मिलान करें उस समय के समाज को, तो कितने बेहतरीन समाज थे। अब आगे बढ़ते हैं। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहते थे। जो ऐसी लड़कियां होती थी जो जीवन भर शादी नहीं करती थी, उसे क्या कहते थे? अमाजू। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, ठीक है।
ये नियोग प्रथा का मतलब क्या है? स्त्री का पति अगर मर जाए तो अगर वो बिना पुत्र, उसके पास कोई पुत्र न हो, तो अपने देवर के साथ, अपने पति के छोटे भाई के साथ संयोग करके पुत्र प्राप्ति कर सकती थी, या अपने देवर के साथ या किसी अन्य पुरुष के साथ शादी कर सकती थी, जिसे पुनर्विवाह भी कहा जाता है। तो यह नियोग प्रथा उस समय समाज में इतनी बेहतरीन थी, वर्तमान में भी ऐसी नहीं है। पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। देख रहे हैं वर्तमान में पर्दा प्रथा कितना फेमस है, लेकिन उस समय क्या था, पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। समझ सकते हैं कि समाज कितना उन्नत दिशा में आगे बढ़ा था। अब यहाँ पर देख रहे हैं पुनर्विवाह भी होते हैं, जो हम इस समय नोट कर चुके हैं हम लोग। विधवा अपने पति के छोटे भाई हो, अगर छोटे भाई नहीं हो तो किसी भी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र होती थी, उसे पुनर्विवाह कहते हैं। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते हैं उसे बहुतू कहा जाता है। देख रहे हैं ना, उस समय जो लोग होते थे अपनी बेटी की शादी करते थे तो खुशी के लिए खुशी से अपनी पुत्री को कुछ धन दौलत दे देते थे। लेकिन वह प्रथा धीरे धीरे क्या हो गया, समाज में वर्तमान में आकर दहेज प्रथा, जो समाज में कन्याओं के लिए क्या हो गया, अभिशाप का काम कर गया। वर्तमान में जो दहेज प्रथा है वह कन्याओं के लिए क्या है, अभिशाप है, और लड़की पक्ष के लिए अभिशाप है। ठीक है, अब आते हैं ऋग वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीतिक में भाग लेने एवं संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब आते हैं स्त्रियों की शिक्षा के लिए। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा भी दी जाती थी। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। देख रहे हैं ना, जिस प्रकार पुत्र का उपनयन संस्कार किया जाता था उसी प्रकार पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता। स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वबाला जैसी विषय स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। अब देखेंगे आप लोग जिस प्रकार अभी हम वैदिक सप्ताह में स्त्रियों के स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, आपको लगेगा कि इससे बेहतरीन काल स्त्रियों के लिए आया ही नहीं। यह सबसे बेहतरीन पल था स्त्रियों के जीवन का, जिसको हम लोग पुनः पाने के लिए जो वुमन एम्पावरमेंट का मुहिम चला रखे हैं, इसी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि यह चरम सीमा था। ठीक है, अगर इस सीमा को पा गए तो स्त्री अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। अब देखेंगे शिक्षा के लिए जो समानता कौन सी पद्धति थी, गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल तो जानते ही बच्चे, एक प्रकार का समझिए कि हॉस्टल था, जो गांव समाज से दूर। तो वर्तमान में जो हॉस्टल होते हैं उसमें खाना पका पकाया आपको मिलता है, उसके बदले पैसा देना होता है। लेकिन उस समय जो गुरुकुल होते थे आपको सारा काम खुद करने पड़ते थे और पढ़ाई भी करने पड़ते थे, प्लस में गुरु का सेवा भी करना होता था। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके बदले में गुरु दक्षिणा दी जाती थी, वो था उसका माध्यम। वर्तमान में तो इसका व्यवसायीकरण कर दिया गया है, शिक्षा के नाम पर बेचा जा रहा है शिक्षा को। वो भी कौन सी शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, मौखिक शिक्षा। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उस समय कोई भी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। उस ऋग्वेद काल में कोई भी लिपि नहीं थी। उस समय शिक्षा का माध्यम मौखिक था। गुरु अपने शिष्यों को रटा दिया करते थे पाठ को। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन तो था, लेकिन हमारे यहाँ जो थे दास के साथ भी उचित व्यवहार किया जाता था, पुत्र के समान ही व्यवहार किया जाता था। यही कारण है कि भारत में दास प्रथा का उतना अच्छा से, जैसा कि आप देखेंगे यूरोपीय सप्ताह में, विश्व सप्ताह में क्या कहते हैं उसको,
वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ऐसी हमारे यहाँ दास प्रथा नहीं थी जहाँ दासों के साथ बुरा से बुरा सलूक व्यवहार किया जाए। यहाँ हमारे यहाँ दास के साथ भी पुत्र समान व्यवहार किया जाता था। अब आते हैं हम लोग, आर्य मूलतः शाकाहारी थे। कौन से थे? शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर क्या चीज का प्रयोग किया जाता था? मांस का। मांस में भी किसका मांस? तो गाय का मांस। गाय का मांस ज़्यादातर अतिथि जब आते थे तो उनको गाय का मांस ही खिलाकर उनका स्वागत किया जाता था। इसीलिए अतिथि को गोहंता भी कहते हैं, गोहंता भी कहा जाता है अतिथि को, गोहंता। ठीक है। भले ही गाय को अघन्या यानी न मानने योग्य माना जाता था, यानी कि गाय को न मानने योग्य अघन्या माना जाता था, मतलब कि गाय का मांस खाया जाता था, जो वर्तमान में बहस का मुद्दा भी बना हुआ था। ठीक है। जब गाय की संख्या कमी पड़ने लगी तो गाय के लिए क्या कर दिया गया? इसको अघन्या घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसको न मारा जाए। जो भी इसे मारते थे उसे देश निकाला दंड या मृत्यु दंड दिया जाता था। पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे आर्य लोग। आप तो देखें ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का भी उल्लेख है। ठीक है। आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। कितने प्रकार का? 3। बास, अधिवास और उष्णीस। यहाँ बास का मतलब आ जाएगा कमर से नीचे का वस्त्र। ठीक है। यहाँ पर अधिवास का मतलब हो जाएगा कमर के ऊपर। उष्णीस का मतलब हो जाएगा सिर की पगड़ी। एक एक करके नोट कर लेंगे आप लोग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बास, अधिवास और उष्णीस कहते हैं ये हम लोग का वस्त्र धारण करने का बेहतरीन चलन था उस समय। और आज के कुछ साल पहले, लगभग आ जाए 1990 से पहले, तो वस्त्र का यह सेम प्रोसेस था धारण करने का, जो हमारे यहाँ के पुरुष करते, महिलाएं करती थी। ज़्यादातर पुरुष ही जो सिर के ऊपर पगड़ी पहनते थे। और अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। नीवी मतलब अंडर गारमेंट्स। ठीक है। उनके वस्त्र सूत, ऊन और मृग चर्म के बनते थे। इस प्रकार आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऋग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। ठीक है।